नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज दिनांक 25 अप्रैल को आरबीएससी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय का पेपर था। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। साथियों, आज का पेपर बहुत ही सरल पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको भी आज का पेपर बहुत ही सरल लगा होगा। साथियों, आज का ये जो हिंदी का पेपर हुआ है उसकी इस वीडियो में अपन आंसर की जानेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखिए, आपका इस तरह का पहला पेज था, आप देख सकते हो। अब देखिए, आपका पेपर अलग अलग खंड में बंटा हुआ था। पहला जो सेक्शन था उसमें अपठित गद्यांश था। तो अपठित गद्यांश के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। कौन सा प्रश्न सही होगा वो मैं केवल प्रश्न पढ़ता हूँ और उत्तर बता देता हूँ। तो एक गद्यांश दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक साथियों, इसमें तुलसी के बारे में बताया गया है। तो तुलसी के काव्य की उपयोगिता सही उत्तर होगा। कई स्टूडेंट्स हैं वो विविधता में एकता करके आ गए, लेकिन मैंने हिंदी के व्याख्याता से इसका उत्तर पूछा है तो उन्होंने तुलसी के काव्य की उपयोगिता बताई है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा, विविधता में एकता नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। करोड़ों करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, ये ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, रामचरित मानस की अपूर्व भूमिका क्या रही। रामचरित मानस की अपूर्व भूमिका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरित मानस की अपूर्व भूमिका रही। चौथा प्रश्न देखिए, गाँवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शताब्दियों से। तो ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। अब देखिए साथियों, ये इस तरह के 5 प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से हुए हैं। अब आगे बात करते हैं। दूसरा एक काव्यांश दिया गया है और काव्यांश के प्रश्न। तो काव्यांश का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो यहाँ पे है रैदास का समर्पण भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है। स्वयं को पानी कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, बरे शब्द का अर्थ है। बरे का अर्थ साथियों बैर या दुश्मनी नहीं है, जलना से है या फैलाना से है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, इसके अंदर लाइन भी दे रखी है तीसरी लाइन में कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि प्रभु जी तुम दीपक और हम बाती हो, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, कि जिसकी ज्योति है वो दिन रात जलती रहती है, फैलती रहती है। तो बड़े का मतलब फैलना या जलने से होता है, बैर या दुश्मनी से नहीं होता है। तो साथियों आगे देखिए, उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया गया है। तो ईश्वर के यहाँ पे ये साथियों आप क्या करके आए हो वो आप ज़रूर बताइएगा। तो उपयुक्त को में इसमें निराकार रूप होना चाहिए। आपने यानी कि क्या किया वो ज़रूर बताइएगा, इसमें थोड़ा सा यानी कि डाउट है मेरे को। अगला देखिए, सोने में सुहागा होने का मुहावरे का अर्थ है। सोने में सुहागा होना मतलब किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल में उसी विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। तो ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर से सोने में सुहागा होने का अर्थ होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसका सही हो गया। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। देहाती दुनिया ये जो है माता का आंचल से लिया गया है। किससे लिया गया है, माता का आंचल से। अगला साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णित है। यहाँ पे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। तो अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के अंदर देखिए कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के नाम का बोध हो, क्या आ जाएगा, व्यक्ति। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा में देखिए, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निश्चित संकेत करता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। निश्चितता का संकेत बोल देंगे, निश्चितता का संकेत। नेक्स्ट देखिए, विशेषण है वो 8 प्रकार के होते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं आए, क्या कोई परिवर्तन न आए, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। संस्कृत में साथियों 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और इस तरह से अब आगे देखिए, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। संधि की परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक यानी कि नया यानी कि शब्द निकाल लेना, या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक जो नया शब्द बनता है संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार आप लिख सकते हो, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, आदि वर्धी संधि, कर्मधारय बहुव्रीहि समास में आप अंतर लिख सकते हो। आकाश का टूटना, आकाश का टूटने का अर्थ होता है समस्या पड़ना। आकाश का टूटना मतलब समस्या पड़ना। अगला देखिए, आंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। लोकोक्ति का अर्थ है अधिकार पाने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, कि जब व्यक्ति को किसी प्रकार का पद चला जाता है तो अपने ही लोगों को यानी कि क्या पहुंचाना? लाभ पहुंचाना। अगला है, मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्लभता क्या है? यश लिप्सा। यश लिप्सा मन्नू भंडारी की पिता की सबसे बड़ी दुर्लभता है। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। तो इस तरह से साथियों ये प्रश्न थे, बहुत ही शानदार पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ये खंड ब है। वीडियो बाकी जो बड़े प्रश्न है ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो साथियों वीडियो को आप लाइक, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इसकी कंप्लीट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।